हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इस चैप्टर पर जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा एटम्स को लेके, मॉलिक्यूल्स को लेकर, आयंस को लेकर, एटॉमिक मास, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया था वो समझ लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ क्वेश्चंस का हल जान लेना काफ़ी नहीं है, आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली वो क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका टोटल वेट है 0.24 ग्राम और ये दो एलिमेंट्स का बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड बोरॉन। और इसमें बोरॉन है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। सो कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। बाय वेट क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्राम में दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज़ के निकालते हो। जैसे आपको बताया जाए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हो? 20/50 × 100 तो 40% हो गया। 30/50 × 100 60% हो गया। तो ऐसा ही एग्जाम्पल है, सिंपल है। टोटल वेट कितना है? 0.24 ग्राम। वेट ऑफ बोरॉन कितना है? 0.096 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ बोरॉन क्या होगा? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 0.096 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 100। इसको डेसिमल हट जाएगा, 0 लग जाएगा, तो 96 4 4 से कटेगा 10 40%। तो ये आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 40% है बोरॉन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 0.144, एक्चुअली 60% होगा। ये 40 है तो 60% होगा। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। इंटू 100, ये कट गया 6 चुका, 6 से कटेगा 24 6 0 कट गया 60%। तो इसमें जो इसका परसेंटेज है 40% और ये है 60%। कैसे निकालना है इसको? जो ये 0.96/240 एंड 0.14/240 0.240, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला बता दूं आपको क्या है? वेट ऑफ बोरॉन ओब्लिक टोटल वेट इंटू 100, ये अब बोरॉन का हो जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन ओब्लिक टोटल वेट, नीचे टोटल वेट ही आएगा, इंटू 100। ये ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये 60% है, ये 40% है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 0.3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विथ 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3.0 ग्राम कार्बन प्लस
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो 11 ग्राम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये केमिकल रिएक्शन है। 8 ग्राम है ऑक्सीजन, इसको मैं फुल कर देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो। 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन जब बर्न करती है, 3 ग्राम कार्बन बर्न करती है, तो 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन से मिक्स होके 11 ग्राम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए 3 + 8 = 11, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैटर ना यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी वो कह रहा है कि अगर हम 3 ग्राम जलाएं 50 ग्राम कार्बन में, 3 ग्राम कार्बन को हम जलाते हैं 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसमें आपको, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है, तो हमने कहा था एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, ये आपकी बुक में, मैं बताऊं कौन सा पेज पे है, ये मैंने वीडियो भी बना रखा है आपको, आपने देखा होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब एक कंपाउंड बनता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही प्रपोर्शन में उसमें कंबाइन होंगे। मतलब हमेशा 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम से कंबाइन होगी। 3 ग्राम कार्बन कभी भी 10 ग्राम से या 15 ग्राम से कंबाइन नहीं करेगी, कम से भी नहीं करेगी, 6 ग्राम से भी नहीं करेगी। 3 ग्राम हमेशा 8 ग्राम से करेगी। तो 50 ग्राम है, इसमें 50 में से सिर्फ 8 ग्राम यूज होगी और 11 ग्राम बनेगा। 50 में से 8 ग्राम यूज होगी, 50 पूरी यूज नहीं होगी। क्यों यूज होगी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि एक कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। यहाँ पे रेशियो क्या बन रही है? 3:8, 3 ग्राम 8 ग्राम। अगर ये 6 ग्राम हो जाएगा तो ये 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो जाएगा 9 ग्राम तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। 3:8, 3:8 हमेशा रेशियो बनेगी। तो आपने एक एलिमेंट ज़्यादा भी कर दिया है तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, उतना यूज़ होना है जितना होना चाहिए। 3 ग्राम के साथ सिर्फ 8 ग्राम ही कंबाइन करेगी और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बाकी जो ऑक्सीजन है वो यूज़ नहीं होगी, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो उसका आंसर क्या देना है? आपको समझा दिया मैंने, आपको उसका आंसर देना है। तो इसमें लिखा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विल गवर्न दी। इसका आंसर होगा law of constant proportion will govern the chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से होगा। एंड ओनली 8 grams of oxygen will combine with 3 grams of carbon। हमने चाहे 50 ग्राम वहाँ पे ऑक्सीजन रखी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ग्राम यूज होगी और 3 ग्राम से वो कंबाइन करेगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। आयन क्या होता है? वो पार्टिकल जिसमें चार्ज है। तो यहां पे पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस आर a group of atoms of different elements that carry a charge। पहले तो ये ग्रुप होता है 2 या 3 एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं, 4 एटम भी हो सकते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे और उनका चार्ज होगा। जैसे OH, इसका -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। SO4 सल्फेट का होता है -2, ये भी चार्ज है। फॉस्फेट, इसका भी -2 चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसका, ऐसे लिखते हैं 2-। नाइट्रेट, इसका भी एक चार्ज है। तो ये ग्रुप है 2 एलिमेंट्स के एटम का। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका ग्रुप है। एज ए ग्रुप इसका चार्ज है। सल्फर ऑक्सीजन 5 एटम है, एज ए ग्रुप चार्ज है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एज ए ग्रुप चार्ज है। फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एज ए ग्रुप चार्ज है। तो पॉली एटॉमिक आयन आर ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, सल्फर ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इनका चार्ज है दैट कैरी चार्ज -1, यहाँ पे 2 -2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। राइट केमिकल फॉर्मूला। तो ये इसमें 5 आइटम है, मैं 2 करके दूंगा आपको, बाकी आप खुद ट्राई करिए। 4 का मैं कर देता हूं B, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। इसका कितना चार्ज है? 2+, इसका 2-। ठीक है, तो इसका कैसे बॉन्डिंग होगा? कैल्शियम, ये 2 बॉन्ड हो गया, ये 2 एटम से बॉन्ड कर सकता है, ये 2 से कर सकता है, तो उसको लिखेंगे CaO। कैल्शियम जो है 2 एटम से बॉन्ड कर सकता है, ऑक्सीजन भी 2 से कर सकता है। इसका ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखते हम, इसका लिखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने खाली यही लिखना है, वहां पे आंसर ये देना है। ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। फिर कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का, नहीं कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है, C, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर हो गया Cu, नाइट्रेट हो गया NO3। ये एक वो है पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। इसकी वैलेंसी है 2+, इसकी है -1। आपने ये, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने सिर्फ आंसर देना है।
तो इसको 2 एटम चाहिए, मतलब 2 आयंस चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, तो CuNO3 2। ये 2 का मतलब है कि 2 आयंस हैं, वो कॉपर से बॉन्डिंग होगी उनकी, 2 से कंबाइन करेगा ये कॉपर का एटम। ऐसे होगा Cu, एक NO3 यहाँ पे और एक NO3 यहाँ पे, एक आयन और दूसरा आयन। ये 2 से बॉन्ड कर सकता है, ये 1 से बॉन्ड करेगा, ये 1 से बॉन्ड करेगा। तो इसका आंसर आपने ये देना है, CuNO3। ये ब्रैकेट में के बाहर क्यों लिखना है? क्योंकि ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है। जब पॉलीएटॉमिक आयन होता है तो उसको ब्रैकेट में लिख के हम उसका नंबर नीचे लिखते हैं। तो उसके बाकी पार्ट जो है आप खुद ट्राई करिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके भी मैं 1-2 पार्ट कर देता हूं। वो कहता है कि ये कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे क्विकलाइन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो क्विकलाइन में होता है कार्बन और ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आप खुद ट्राई करिए। बेकिंग पाउडर, ये पहला पार्ट था इसका ए। बी पार्ट खुद ट्राई करिए, सी मैं कहता हूं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज करते हैं खाने में बनाने के लिए, बेकिंग के लिए, केक वगैरह में डालते हैं, वो थोड़ा फ्लफी बन जाता है। तो ये भी एक सॉल्ट है। तो इसमें क्या क्या होता है बेकिंग पाउडर में? एक तो होगा सोडियम, दूसरा होगा इसमें कार्बन, तीसरा होगा इसमें ऑक्सीजन, और फोर्थ होगा हाइड्रोजन। तो ये 4 एलिमेंट से बनता है एक सॉल्ट बेकिंग पाउडर। जैसे क्विकलाइन बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो बाकी 2 हैं वो खुद ट्राई करिए। चलिए बता ही देता हूं आपको, सिंपल है। बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हाइड्रोजन होता है इसमें एक तो, वो ब्रोमाइड बना है ब्रोमीन से, ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसका डी पार्ट क्या है? डी पार्ट भी समझा ही देता हूं आपको, चलिए। डी पार्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में एक तो होगा पोटेशियम, दूसरा होगा सल्फर और तीसरा होगा ऑक्सीजन। K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको मोलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास को ऐड कर देना आपने। तो इसमें मैं आपको, इन्होंने कहीं पे एटॉमिक मास दिया है और कहीं पे नहीं दिया। इसका मतलब आपको कुछ याद होने चाहिए। कार्बन का नहीं दिया, हाइड्रोजन का नहीं दिया, सल्फर का नहीं दिया, फास्फोरस का बता रखा है, नाइट्रोजन का नहीं है, क्लोरीन का नहीं है। तो कुछ एटॉमिक मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे। याद करने से ही आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम कर लेते हैं 6E। 6E क्या है? HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे। तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका मास होता है 1।
नाइट्रोजन का एक एटम है, उसका मास होता है 14, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये एटम का नंबर है 1 1 3, 3 यहाँ से पता लगा, यहाँ 1 लिखा नहीं है तो मतलब 1, 1 लिखा नहीं तो 1, हम 1 नहीं लिखते हैं, 2 3 4 5 वो लिखेंगे। 3 एटम्स हैं और एक एटम का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 48। तो इनको ऐड करेंगे, 8 4 12 13 1 4 63 यूनिट। तो नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 63 यूनिट। हमने कैसे निकाला? हाइड्रोजन के एटम काउंट किए कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट्स, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से ऐड कर दे 63। बाकी भी जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक मासेस अभी याद नहीं है तो आप बुक से देख के कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, तभी एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, और पूरा चैप्टर 3 भी हमारा जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी आपको रेलेवेंट लगेंगे। इनको यहाँ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे जब आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।